नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद और वक्त हो चला है 5 का पंच का, जिसमें देश दुनिया की 5 अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आज 5 के पंच की पहली खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर से है। अयोध्या में लगातार जो है वो प्राण प्रतिष्ठा की द्वादश की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं और इसमें शामिल हो रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर रामलला के दर्शन किए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर रामनगरी आस्था और उत्सव के रंग में डूबी हुई है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माता अन्नपूर्णा मंदिर में धर्म ध्वजा फहराई। ऐसे में यहां पर जो है वो जश्न मनाया जा रहा है धार्मिक विधि विधान के साथ। दूसरे साल को यहां पर लोग जो है उत्सव के साथ मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने माता अन्नपूर्णा के मंदिर भी गए, वहां पर धर्म ध्वजा फहराई। मंदिर परिसर में शंख, घंटों और भजनों की गूंज के बीच श्रद्धा का अद्भुत माहौल देखने को मिला। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। रामलला के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर रामनगरी आस्था और उत्सव के रंग में डूबी हुई है। और ये देखिए, ये 4 तस्वीरें। रामलला की पूजा करने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अन्नपूर्णा मंदिर में उन्होंने झंडा फहराया और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान राम को नमन किया और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने साझा की। और राममय हुई अयोध्या, जहां पर बड़ी संख्या में जो है वो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कई एजेंसियों का अनुमान है कि इस बार जो है लोग दूसरे जगहों पर नए साल की शुरुआत करने से ज्यादा लोग जो है पसंद कर रहे हैं अयोध्या जाना, भगवान का दर्शन करना और उसके साथ जो है वो अपने नए साल की शुरुआत करने वाले हैं। और रिकॉर्ड तोड़ने वाली है इस बार श्रद्धालुओं की संख्या। वाराणसी की बात करें, यहां पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं और अयोध्या लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और आज प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ है। ऐसे में बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु अयोध्या में आ रहे हैं। अयोध्या आज दुनिया की पहली सोलर सिटी, भारत की पहली सोलर सिटी के रूप में अयोध्या आ गई है। सूर्यवंश की राजधानी, पहली सोलर सिटी। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। रेलवे की डबल लाइन के साथ अयोध्या धाम जुड़ गया है। बेहतरीन कनेक्टिविटी अयोध्या का, लखनऊ से, गोरखपुर से, प्रयागराज से, काशी से, हर ओर से। अब अयोध्या में क्या नहीं है। जिस अयोध्या में सिंगल लेन की सड़कें थी, आज चारों ओर से 4 लेन की सड़कें। और कोई भी श्रद्धालु आता है, किसी भी सीजन में आए, आराम से दर्शन करता है, अभिभूत होकर के, मस्त होकर के फिर जाता है, अभिभूत होता है। और हमारी पीढ़ी सचमुच सौभाग्यशाली है। कई पीढ़ियां, 500 वर्षों के इतिहास को जब हम देखते हैं, 500 वर्षों के इतिहास को जब हम देखते हैं, याद करिए 1526 से लेकर के 1528 से लेकर के 1992 तक और 1992 से लेकर के उसके उपरांत भी अयोध्या में हर 20-25 वर्ष के अंदर कोई ना कोई बड़ा संघर्ष राम भक्त करता था राम मंदिर को वापस लेने के लिए।
आज अयोध्या की हर गली, हर चौक, हर द्वार, हर श्वास राममय होकर आनंदित है। जिस समय मैं योगी जी के साथ दर्शन करने जा रहा था, अयोध्या की सड़कों पर जो मैंने दृश्य देखा, देवियों सज्जनों, कभी भी जीवन में मैं यह कल्पना भी नहीं कर सकता। और मैं मानता हूं कि यह आनंद केवल अयोध्या तक ही सीमित नहीं है। आज पूरा अवध क्षेत्र, आज संपूर्ण भारतवर्ष और आज विश्व का प्रत्येक वह हृदय जो राम को जानता है, राम को मानता है, राम को जीता है, सब एक साथ इस समय आह्लादित हैं, सभी एक साथ पूरी तरह से वो प्रसन्न हैं। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा फोन लाइन पर मौजूद हैं। टीएन, अयोध्या तो राममय है ही, वहां की तस्वीरें भी ऐसी आ रही हैं, और अभी क्या अपडेट है, क्योंकि आज रात जो है नए साल की शुरुआत होने वाली है, तो अयोध्या में बड़ी संख्या में लोग जो है और पहुंचने वाले होंगे। अयोध्या में ही क्या, पूरे यूपी को जो चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, चाहे जो वृंदावन हो और चाहे प्रयागराज हो, सब जगह इतनी श्रद्धालुओं की भीड़ है जिसको संभालना प्रशासन लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और तमाम सुरक्षा बल बढ़ाए गए हैं, यहाँ पर व्यवस्था बढ़ाई गई है। इसलिए जो अयोध्या में बाहरी गाड़ियों का रोका गया, जो है जहाँ कम से कम लोग न आए। अब जो है इतनी ज्यादा भीड़ वहाँ इकट्ठा है, न लोग रहने की जगह एक्स्ट्रा मिल पा रही है। आज की डेट में जो होटल है, इन जगहों पर 3 गुना 4 गुना लोग बुक कर पाए हैं। तो यह है कि धार्मिक पर्यटन इसमें यूपी में इतना ज्यादा उमड़ा हुआ है कि यूपी जो धार्मिक पर्यटन स्थल है, सबसे ज्यादा वहाँ जो है ये भीड़ उमड़ी हुई है। बाकी जो है अन्य तैयारियों की बात है तो आम आदमी सभी लोग नया वर्ष मनाने जा रहे हैं, तो नए वर्ष की तैयारियां चौराहों पर जो है सुरक्षा बाजारों में बढ़ाई गई है, सजावट तमाम बाजारों में अलग की गई है, तमाम दुकानों ने अपने जो है ऑफर कार्ड निकाले नए साल पे। तो ये सब तमाम गतिविधियां चल रही, चाहे मैं भी मैं लखनऊ चाहे हजरत चौराहे पे हूँ, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ किस तरह बुरी तरह जो है चौराहा पूरा जाम लगा हुआ है, क्योंकि लोग घूमने पर्यटन के पॉइंट अब निकले। अब नया साल मनाने के लिए लोग निकल रहे हैं सड़कों पर, तो ये स्थितियां तमाम होटल ने नए नए कार्यक्रम रखे हैं, तो इन स्थितियों को लेकर के काफी भीड़ है, लेकिन सुरक्षा बल बढ़ाया गया, तमाम सड़कों पुलिस दिखाई गई है, तो लोगों को सुरक्षित जो है बिल्कुल सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। लोग जो है वो भगवान के दर्शन के साथ नए साल की शुरुआत करें। बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। तो अयोध्या की तस्वीरें, दूसरी वर्षगांठ है, बड़ी संख्या में लोग जो है भगवान राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की दूसरी खबर का रुख करते हैं। दूसरी खबर राजधानी रायपुर से है, जहां पर मोहन भागवत पहुंचे हुए हैं और यहां पर अभनपुर के सोनपैरी के पास उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया, लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई अहम बातें कही। सोनपैरी गांव में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी इस दौरान उपस्थित रहे। आपको बता दें कि मोहन भागवत ने यहां पर कई अहम बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि सभी को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नागरिक जीवन का पालन जरूरी है, कानून का पालन जरूरी है। नागरिक जीवन का जो है वो अहमियत यही है कि हमारे बनाए गए संविधान का पालन करें। संघ के कार्य को 100 साल पूरे हुए, इसलिए हिंदू सम्मेलनों का आयोजन देश में सर्वदूर हो रहा है। मंडल स्तर पर यानी 12, 15, 20 गांवों का समूह, पुराने जमाने में सर्कल बोलते थे, उस स्तर पर सर्वत्र हिंदू एकत्रित आने वाले हैं। अब संघ के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये बात है, लेकिन संघ को 100 साल हुए इसका कोई उत्सव नहीं करना है।
वैसे तो कुछ नहीं करते, जिंदा रहते तो भी 100 साल हो जाते। 100 साल होने में कोई बहादुरी नहीं है, लेकिन अब 100 साल हो गए और संघ का कार्य जो नागपुर के मैदान में एक छोटी सी शाखा के रूप में शुरू हुआ, वो आज सर्वदूर देश में चल रहा है। संघ के स्वयंसेवक इस देश में कहीं भी जाए, कश्मीर घाटी में जाए या मिजोरम में जाए, अंडमान में जाए, सिक्किम में जाए, कच्छ में जाए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जहां भारतवर्ष है वहां संघ का काम है, संघ के स्वयंसेवक है। तो ये सब क्यों किया? डॉक्टर हेडगेवार ने अक्षरशः अपने खून का पानी करके इस संघ को बढ़ाया। तब से आज तक इतने सारे कार्यकर्ताओं के त्याग परिश्रम से ये संघ इतना बड़ा हुआ। किस लिए हुआ? इसलिए हुआ कि अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति होनी चाहिए। और इसलिए कार्यकर्ताओं ने सोचा 100 साल पूरे होंगे तो समाज में जाएंगे और समाज को कुछ बातें बतानी है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी मोनिका दुबे मौजूद है फोन लाइन पर। मोनिका, संघ प्रमुख ने यहां पर कई अहम बातें कही, पेड़ लगाने से लेकर के कानून का, संविधान का पालन करना, ये बेहद अहम संदेश रहा रायपुर के साथ साथ पूरे देश के लिए। और क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, और आगे संघ प्रमुख का कार्यक्रम क्या बढ़ने वाला है, उसके बारे में विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। मोनिका, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल। देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन जिस तरीके से हमने अपने दर्शकों को सुनाया, आज मोहन भागवत ने जो है विराट हिंदू सम्मेलन को मंच से संबोधित किया है और जीवन में जो कुछ मूल मंत्र होते हैं उसे लेकर उन्होंने सभी को संबोधित किया है। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर उन्होंने चर्चा भी की है। इस दौरान एक तस्वीर भी जो हमने देखी जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नोट्स बनाते हुए नजर आए, यानी कि जब मंच से जब मोहन भागवत का संबोधन चल रहा था उस समय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुर्सी में नीचे बैठकर बकायदा नोट्स बनाते हुए नजर आए, यानी कि उन्होंने जितने मूल मंत्र दिए हैं उन्होंने पॉइंट में सारी चीजों को नोट किया है। अगर हिंदुत्व की क्लास लेते हुए मोहन भागवत नजर आए हैं और जीवन से जुड़ी हुई, हिंदुत्व से जुड़ी हुई, देश और प्रदेश से जुड़ी हुई सारी चीजों पर उन्होंने विस्तारित रूप से जो जनता को संबोधित किया है। जी बहुत शुक्रिया मोनिका, तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे और अपने दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की तीसरी खबर का रुख करते हैं। तीसरी खबर राजधानी रायपुर से है, जहां पर आज विष्णुदेव साय कैबिनेट की अहम बैठक हुई। महानदी भवन मंत्रालय में ये बैठक की गई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए, जिसमें सबसे अहम है रायपुर के पुलिस आयुक्त प्रणाली को 23 जनवरी से लागू करना। इसके अलावा उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 20 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर की गई 40 रुपए प्रति क्विंटल। सभी मिलरों के लिए प्रोत्साहन राशि की पात्रता हेतु अब न्यूनतम 3 माह की जगह न्यूनतम 2 महीने की मिलिंग करनी होगी। वहीं कस्टम मिलिंग के लिए धान उपार्जन और परिवहन से संबंधित गतिविधियों के लिए राइस मिलर्स की ओर से दी जाने वाली बैंक गारंटी पर देय स्टाम्प शुल्क को 0.25 से घटाकर 0.05% करने का अहम फैसला लिया गया। वहीं कैबिनेट ने रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50% छूट प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नायक फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज, कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इनमें से एक ऐसा फैसला है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। ऑटो एक्सपो के दौरान 50% जो है छूट देने की तैयारी है रोड टैक्स में। यह बेहद अहम रहने वाला है क्योंकि इससे छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से वाहनों की बिक्री बढ़ेगी। इसके अलावा और कुछ क्या खास रहा कैबिनेट की बैठक में, हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइएगा। जी, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज वर्ष 2025 की अंतिम कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें जो 10 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, उसमें जो बड़ा फैसला यह भी है कि 20 जनवरी से 5 फरवरी तक राजधानी रायपुर में 9वां ऑटो एक्सपो लगने वाला है और इस दौरान ऑटो एक्सपो में जो भी गाड़ियों की बुकिंग होगी उसमें लाइफ टाइम रोड टैक्स है। तो लाइफ टाइम रोड टैक्स में जो है 50% की छूट जो है वाहन क्रेताओं को मिलेगी। इससे पहले भी हमने देखा कि राजधानी रायपुर में लगातार ऑटो एक्सपो हुए और इसका फायदा जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर के कारोबारियों को भी हुआ, वहीं जो है वाहन क्रेताओं को भी इसमें बड़ा लाभ मिला। और इस बार भी जो है यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो पिछले जितने रिकॉर्ड है वे रिकॉर्ड जो है वर्ष 2026 में इस ऑटो एक्सपो में टूट सकते हैं। इसके अलावा राजधानी रायपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू करने को लेकर काफी समय से सुगबुगाहट चल रही थी और इस पर भी आज मंत्री परिषद में चर्चा हुई और रायपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू करने को लेकर 23 जनवरी की तिथि तय की गई है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है और इसी दिन से राजधानी रायपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी। आपको बताना चाहूंगा कि राजधानी रायपुर में लगातार अपराध के ग्राफ बढ़े हैं, ड्रग्स के मामले बढ़े हैं और इन सभी को देखते हुए जो है कहीं ना कहीं जो है सिस्टम में बदलाव की जरूरत जो है शासन स्तर पर की जा रही थी। इसलिए जो है राजधानी रायपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू की जा रही है। इसके अलावा जो है अब पुलिस मुख्यालय में एक ओएसडी का पद भी सृजित किया गया है और यह 1 वर्ष का बिल्कुल कुल मिलाकर जो है नए साल को लेकर सरकार ने जो है कई अहम फैसले लिए हैं जिससे आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ के लोगों को फायदा मिलने वाला है। बहुत शुक्रिया मनोज नायक तमाम जानकारी के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की चौथी खबर का रुख करते हैं। चौथी खबर इंदौर के भागीरथपुरा से है जहां पर दूषित पानी पीने की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई है। हद तो तब हो गई जब परेशान जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो धरना प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए और इस दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें कि जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। डिस्पेंसरी के भीतर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर के सामने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि महापौर को पुलिस घेरे में लेकर निकलना पड़ा। दरअसल भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौत के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव जो है वो हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बोरासी ने समर्थकों के साथ वहां पहुंचकर मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि ये मौतें प्राकृतिक नहीं बल्कि प्रशासनिक हत्या है। 6 महीने पहले टेंडर होने के बाद भी पाइपलाइन क्यों नहीं बदली गई? 11 बार शिकायत करने पर भी निगम क्यों सोया रहा? इन सवालों के बीच मंत्री विजयवर्गीय ने स्थिति को नियंत्रण में बताया और इसे मौसम की मार करार दिया। वहीं महापौर ने स्वीकार किया कि मौतें आधिकारिक आंकड़े से ज्यादा हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के प्रदर्शन को इलाज में बाधा बताया। फिलहाल पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो इंदौर के भागीरथपुरा की खबर है जहां पर 7 मौतें इसलिए हो गई हैं क्योंकि पानी जो है वो दूषित है और पानी दूषित होने की वजह से यहां पर 7 लोगों की मौत की खबर है। प्रशासनिक विफलता ये अब जो है वो सियासी जंग बन गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता जमकर डिस्पेंसरी के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए। हमने एमवाई में एक वार्ड बना दिया, अरविंदो में 100 बेड का वार्ड बना दिया। वहाँ पर 24 डॉक्टरों की टीम है, यहाँ पर भी 12 डॉक्टरों की टीम है एमवाई में। और आसपास के यदि प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई जाना चाहेगा तो उन हॉस्पिटल्स को भी अपने बोल दिया कि आप इनसे किसी से भी पैसे नहीं लेंगे और उचित इलाज करें। देखिए मुझे लगता है कि चूक तो हुई है इसमें और अभी हम इसके बारे में चर्चा करें। इससे अच्छा है कि हम पहले पेशेंट्स को सबको ठीक करें। मेरे हिसाब से और मेरी जानकारी से 7 लोग के दिवंगत होने की जानकारी है। ये बहुत दुखद है
नैतिक रूप से हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन अभी प्राथमिकता ये है कि लोगों को ठीक से इलाज मिले, इसलिए हमने घर घर सर्वे कर रहे हैं। हम खुद फील्ड में लोगों से बात कर रहे हैं और पूरा शासन प्रशासन भी लोगों को ठीक से हॉस्पिटल में रेफर करें, वहाँ उनको इलाज मिल जाए, उसकी हम सब चिंता कर रहे हैं। इसके बाद इस घटनाक्रम में कौन दोषी हैं, कहाँ गलती हुई, इसकी जांच करके दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे, ये भी तय है। लेकिन आज प्राथमिकता केवल इलाज और लोगों को राहत मिले इसकी। लेकिन विपक्ष को भगवान इतनी सद्बुद्धि दे कि जहां लोगों का इलाज हो रहा है, जहां लोगों को ठीक से इलाज मिल जाए, वहां प्रदर्शन करना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने पूरे संजीवनी को घेर के बंद करने का काम किया। मुझे लगता है ये लोगों को इलाज मिलने में बाधा डालने का काम है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच के 5वीं और अंतिम खबर का रुख करते हैं। ये खबर रतलाम से है, जहां पर अब तक की सबसे बड़ी साइबर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है। इसमें एक रिटायर्ड प्रोफेसर को करीब 28 दिनों तक उनके ही घर में डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। ठगों ने मुंबई क्राइम ब्रांच और कोर्ट का फर्जी डर दिखाकर प्रोफेसर को बंधक बना लिया और उनसे 1,34,50,000 रुपए ठग लिए। हैरानी की बात यह है कि ठगों ने प्रोफेसर के कनाडा में रह रहे बेटे को फंसाने की धमकी दी थी। रतलाम एसपी अमित कुमार ने इस सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए एक अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह के 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फिलहाल 11 लाख रुपए की राशि फ्रीज कर दी है। मामला डिजिटल दुनिया के इस काले अंधेरे को दिखाता है, जहां एक कॉल आपकी जिंदगी भर की कमाई छीन सकता है। ऐसे में साइबर ठगों से आप भी सावधान रहें। INS 24/7 आपसे अपील करता है कि किसी भी फर्जी कॉल को जो है वो सावधानी पूर्वक रिसीव करिए और जागरूक रहें। आज ये साइबर गिरोह पर रतलाम पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। लगभग 1,34,00,000 की जो है डिजिटल अरेस्ट की ठगी थी। इसमें सिग्नल ऐप के माध्यम से ये ठगी की गई और वीडियो कॉल के द्वारा न्यायालय जैसा सेटअप, जज, वकील और गवाह का पूरा नाटकीय दृश्य दिखा करके डिजिटल अरेस्ट किया गया। जो व्यक्ति थे वो काफ़ी बुजुर्ग थे और अपने बच्चे के डर के कारण जो है, जो इंडिया से बाहर था, उसके डर में इनके साथ जो है इतना बड़ा जो है फ्रॉड किया गया। अभी तक जो है अच्छी जो है कार्रवाई है। 10 से 11 आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया गया है और भी हम आरोपियों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। साथ ही साथ कहाँ के जो है IPs हैं, इन पर भी हम वर्कआउट कर रहे हैं और मेरा मानना है कि हम जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार। तो साइबर ठगी की वजह से 1 करोड़ से ज्यादा रुपए जो है ठगों ने ठग लिया है। फिलहाल कार्रवाई जारी है, लेकिन आपको सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। फिलहाल 5 के पंच में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।